मूवी की शुरुआत अफ्रीका के रेगिस्तान से होती है, जहां पर 3 आर्किटेक्ट साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम क्लाइव, पॉल और हार्वे है। ये तीनों वहां पर एक प्राइवेट कंपनी लैंड के लिए उस रेगिस्तान में किसी खजाने की खोज में आए हुए हैं, और जहां पर उन्हें वहां पर एक अंडे के आकार का बलुआ चट्टान दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि शायद यहीं पर वो खजाना दफन है जिनकी उन लोगों को तलाश है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस चट्टान को हथौड़े की मदद से तोड़ते हैं, तभी उसमें से एक क्रीचर उनके ऊपर हमला कर देता है और तीनों साइंटिस्ट को वहीं पर ही खत्म कर देता है। अब अगले सीन में हम 2 साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि अपने स्पेसशिप ट्रायल रूम में फंसे हुए हैं, जहां का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच लैब के अंदर उपस्थित डॉक्टर जैक उन दोनों साइंटिस्ट को अपनी स्किल से बचा लेता है, जिसमें उसका साथ उसकी असिस्टेंट देती है। और जैक का बॉस उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे एक मिशन सौंपता है, जिसमें कि उसे किसी खजाने की खोज में एक फील्ड पर जाना है, जहां पर उसके साथ कुछ और साइंटिस्ट भी होंगे जो कि उसके साथ रहेंगे। वो लोग लैंड नाम की एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो तीनों साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जिन्हें कि उन क्रीचर ने खत्म कर दिया। आगे हम देखते हैं कि जैक उस डेजर्ट में पहुंच चुका है, जहां पर उसे वहां पर एक बूढ़ा आदमी टनोल उसे एक ड्रिंक पिलाता है, क्योंकि उस रेगिस्तान में जैक का गला सूख रहा था। और तभी वहां पर कार्ल नाम का एक कमांडर आता है, जो कि उसे उसके बेस पर ले जाता है, जहां से वो सभी लोग उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। रिसेप्शन पर जॉन नाम का आर्किटेक्ट कमांडर भी होता है, और मिकी नाम की लेडी जैक का सामान और उसका पासपोर्ट चेक करती है। और तभी वहाँ पर टाइटस नाम का एक बंदा आता है, जो कि एक सांप को पकड़ कर लाया था। मिकी को जैक के सामान में एक छोटा सा बैग भी दिखाई देता है, लेकिन जैक उसे पर्सनल बताता है और उसे चेक नहीं करने को कहता है, लेकिन मिकी फिर भी उसे चेक करती है। अब उसे जैक के बैग से एक अंडरग्राउंड वाटर डिटेक्टर मशीन भी मिलती है, जो कि किसी डेंजरस चीज को डिटेक्ट भी कर सकती है, और जिससे कि 100 फीट नीचे पानी का पता भी लगाया जा सकता है। अब मिकी और वो लोग जैक को लेकर एक डेजर्ट की तरफ जाते हैं, और जहाँ पर वो लोग अपने साथ खाने पीने का सामान और बहुत ही सारा पेट्रोल भी ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस डेजर्ट में बहुत ही दूर तक जाना है, और उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें अपने साथियों को ढूंढने के लिए उन्हें कितना ज्यादा भटकना पड़ सकता है, जिन्हें कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिनको उस क्रीचर ने मार दिया था। इस मिशन के लिए उनके साथ टाइटस, कॉल, टैगड़ा और कार्ड भी साथ में गए हुए हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ट्रक नजर आता है, जो कि उनके अपने साथी का था, जो कि यहाँ पर खजाने की खोज में आए हुए थे। वहाँ पर उन्हें 2 लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी है, और उन्हें पहचानना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। इनकी मौत करीबन 6 से 7 घंटे पहले हुई है, लेकिन कार्ल उन्हें पहचान लेता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें से बचे हुए एक साइंटिस्ट हार्वे ने ही खजाने की लालच में उन्हें मार दिया है। और तभी टाइटस उन्हें रेगिस्तान की दूसरी ओर बुलाता है, जहाँ पर उन्हें 2 आदमी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद ये निशान हार्वे के ही हैं, जिसने कि पॉल और क्लाइव को मारा है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर तक चलते हैं, उनमें से एक के पैर के निशान गायब हो जाते हैं, और जैक की मशीन किसी खतरे को डिटेक्ट करती है, और वो सभी लोग उस मशीन के डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कब्रिस्तान दिखाई देता है, जो कि एक अजीब सी बात थी, क्योंकि इतने बड़े डेजर्ट में ऐसा कैसे हो सकता है, जिसे देखकर टाइटस को किसी धर्म के जादू टोने का एहसास होता है। अब वो अपनी पॉकेट से एक लॉकेट को निकालता है, जो कि उसे एक बूढ़े आदमी ने दिया था। अब वो सभी लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यहाँ पर किसी अनजान खतरे का एहसास पहले ही हो चुका था। शायद उसे मालूम था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब वो लोग वापस से अपने बेस की तरफ चलने लगते हैं, और कॉल अपने सुपीरियर जॉन से फॉरेंसिक टीम को भेजने के लिए कहता है, जिन्हें वहाँ पर पहुँचने में कम से कम 2 दिन लग सकते हैं। और तभी उन्हें एक कंकाल नजर आता है, जिसे कर्ट पहचान लेता है, क्योंकि हार्वे का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण से उसके पैर में एक प्लेट लगी हुई थी, जिससे ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सभी मर्डर हार्वे ने नहीं किए। और कार्ल अपने साथियों को आगे बढ़कर अपने साथियों को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन मैं अगर रात होने के कारण ड्राइव नहीं कर सकती, इस वजह से वो लोग रात को उसी जगह पर गुजारने के लिए सोचते हैं, और सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन जैक अपनी किस्मत को कोसता है कि वो यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वो फील्ड के ऊपर काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है, उसके साथ इस ट्रिप के ऊपर एक अच्छी चीज हुई और उसे मिकी मिल गई। आगे जैक उस डेजर्ट के अंदर स्केटिंग करने लगता है, और तभी वहाँ पर मिकी आ जाती है और उसे उसकी मशीन के बारे में बताती है, जो कि बहुत ही देर से आवाज कर रही थी। मिकी जैक को पसंद करने लगी थी। कॉर्ला और उसके रिलेशन के बारे में पूछता है, लेकिन मिकी उसे बताती है कि वो पहले कॉल को पसंद करती थी, और जैक उसे बताता है कि वो काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो किसी दूसरे इमोशन के बारे में सोच भी नहीं पाता। अब मिकी सोने चली जाती है, और तभी जैक की मशीन फिर से किसी डेंजर को डिटेक्ट करती है, और तभी जैक अपने आसपास देखता है, और उसी समय ही जैक को एक अजीब सा क्रीचर नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है, और दौड़ के सभी लोगों को उस बारे में बताता है। लेकिन कार्ल उसकी बात पर यकीन
यकीन नहीं करता और कहता है कि ये अफ्रीका है, यहाँ पर ऐसे बहुत ही सारे जानवर हैं जो कि इस रेगिस्तान में रहते हैं। और तभी मिकी देखती है कि हार्वे की बॉडी वहाँ से गायब है और कार्ल जैक को इन सभी का जिम्मेदार मानता है और उन्हें लगता है कि जैक उन सभी लोगों के साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जैक उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और वो उन लोगों का साथ देने के लिए यहाँ पर आया है, ना कि किसी तरह का प्रैंक करने। और तभी टाइटस उन लोगों को एक क्रीचर के बारे में बताता है जो कि बहुत ही सालों पुरानी है और उसकी क्लैन में वही एक अकेली बची हुई है और वो इसी अफ्रीकन डेजर्ट में रह रही है और वो अपने शिकार की सिर्फ हड्डियों को ही छोड़ती है। लेकिन कार्ल को ये सभी बातें एक मनगढ़ंत कहानी की तरह लगती है और वो टाइटस के ऊपर यकीन नहीं करता। और तभी कार्ल को एक फुटप्रिंट नजर आते हैं जो कि कार्ल को उसी कातिल के लगते हैं और कार्ल उसे ढूंढने के लिए मेगड़ा को ट्रक को उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए कहता है। लेकिन मेगड़ा रात होने के कारण आगे नहीं बढ़ती है। इस कारण से वो सुबह होने पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर वो उसी फुटप्रिंट्स की मदद से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कार्ल को एक अजीब सा कातिल नजर आता है जिसे कि वो स्नाइपर से मार गिराता है। लेकिन वो एक मिट्टी की तरह भरभरा कर गिर जाता है। वो सभी लोग उसके पास जाते हैं, जहाँ पर उसे सिर्फ अपने दोस्तों के कंकाल दिखाई देते हैं जिन्हें कि वो ट्रक के अंदर रख लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैक को मालूम होता है कि इन सभी कातिलों के बारे में टाइटस को मालूम है। लेकिन टाइटस बताता है कि जब वो छोटा था तब वो इस तरह के सिचुएशन से गुजर चुका है, क्योंकि उसके दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसकी भी उसे सिर्फ हड्डियां ही मिली थी। ये कोई कातिल नहीं बल्कि ये एक मॉन्स्टर है। अब सभी लोग ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। जब मेगड़ा ट्रक को स्टार्ट करती है वैसे ही ट्रक के अंदर स्पार्क होकर आग लग जाती है। लेकिन किसी तरह से वो लोग उस ट्रक को जलने से बचा लेते हैं। लेकिन कार्ट उन लोगों को बताता है कि उन लोगों को ट्रक को ठीक करने के लिए करीबन 2-3 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि उस ट्रक की सारी वायरिंग से जल चुकी है। मिकी बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें कोई भी कनेक्शन नहीं मिल पाता और वो लोग अब रास्ता भी भटक चुके हैं और उनका ट्रक भी खराब है। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है और उन्हें यहाँ से किसी भी तरह से निकलने के लिए कहता है। अब मेगड़ा जैक को यकीन दिलाती है कि उनकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम करीबन 1-2 दिन के अंदर आ सकती है और हमारे पास तो खाने पीने के लिए सभी चीजें मौजूद हैं, जिससे कि हम आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। अब सभी लोग वहीं पर ही अपना डेरा डाल लेते हैं और अपने रेस्क्यू टीम का वेट करने लगते हैं। लेकिन एक रात हम देखते हैं कि कोड अपने स्लीपिंग बंच में सो रहा होता है और तभी टाइटस को जैक की मशीन से बीप सुनाई देती है और वो कोड के पास जाता है और जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और ये सब उसके साथ वो क्रीचर कर रहा था। और इसी समय ही वो क्रीचर कोड को पूरी तरह ही कंकाल में बदल देता है। लेकिन वो क्रीचर इसी बीच टाइटस के ऊपर भी हमला कर देता है और उसके हाथ को अपने कब्जे में ले लेता है और ये देखकर उनके साथी उसे बचा लेते हैं और टाइटस को लेकर ट्रक के अंदर बैठा देते हैं। टाइटस का हाथ बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। अब वो क्रीचर छोटे छोटे ब्लैक कणों में बदल चुका था और वो उन सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर कॉल उसे पेट्रोल की मदद से जलाने की कोशिश करता है। लेकिन मेगड़ा कॉल को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि आग का उसके ऊपर क्या असर होगा इसका उनको कोई भी अंदाजा नहीं था। मगर इसी बीच भी कॉल उसकी बात को नहीं मानता। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो क्रीचर पेट्रोल की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और तब जैक गाड़ी के चारों तरफ पेट्रोल को छिड़क देता है और तभी कॉड के कंकाल को यूज करके वो क्रीचर आगे बढ़ता है। लेकिन कॉल उसे बंदूक से शूट करने लगता है। जैक उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसके ऊपर गोलियां बर्बाद करने का कोई भी मतलब नहीं था। अब जिससे कि उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी मिकी उन दोनों को हालात के बारे में बताती है और कहती है कि हमें एक दूसरे से नहीं बल्कि इन हालात से लड़ना होगा, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सुबह होते ही पैदल ही मदद के लिए निकल जाएंगे और मेगड़ा घायल टाइटस के पास रुकने के लिए कहती है और कार्ल, मिकी और जैक दोनों ही मदद के लिए सुबह निकल पड़ते हैं और उनके पास कुछ सामान भी होता है, जिसमें पेट्रोल कैन और कुछ खाने पीने का सामान होता है और कुछ बंदूक भी होती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद एक रेतीली तूफान आ जाती है, जिससे कि वो किसी तरह से एक दूसरे को पकड़कर बच जाते हैं। लेकिन इसी बीच जैक की मशीन टूट जाती है और कुछ पेट्रोल भी वहीं पर ही गिर जाता है। अब रात हो जाती है और वो एक पेड़ के पास रुक जाते हैं, जहाँ पर जैक बचे हुए पेट्रोल को उनके चारों तरफ छिड़क देता है और तभी वो क्रीचर मेगड़ा के सर को असेंबल करके वहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे उन लोगों को मालूम चलता है कि मेगड़ा भी अब मर चुकी है और वो क्रीचर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन वो पेट्रोल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता और वहाँ से वापस से चला जाता है। अब सुबह होने पर उन्हें वो ट्रक दिखाई देता है जो कि उनके साथियों का था, जिन्हें कि उन क्रीचर ने सबसे पहले खत्म किया था और उनको वहाँ पर वो बलुआ चट्टान भी दिखाई देती है जो कि खोखली हो चुकी है, जिससे कि जैक समझ जाता है कि टाइटस ने जो कहा था वो पूरी तरह से सच है और उस क्रीचर का अस्तित्व सच में ही है। वो इसी डेजर्ट में रहकर लोगों को अपना शिकार बना रहा है और तभी वहाँ पर
बेस कमांडर जॉन आ जाता है, जो कि वहाँ पर पड़ी हुई लाशों को देखकर उन तीनों के ऊपर शक करता है और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने खजाने के लालच में अपने साथियों को खत्म कर दिया है। लेकिन वो तीनों उसे सच्चाई बताते हैं, मगर वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें गन पॉइंट करके वापस अपने साथ बेस पॉइंट पे ले जाने लगता है। लेकिन वो तीनों अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में बात करते हैं और उस क्रीचर को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और वो मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस वजह से वो उस क्रीचर को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। अब इसी बीच कार्ल गाड़ी की खिड़की से जॉन के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोशी की हालत में ट्रक के अंदर ही बांधकर एक माइन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर वो एक लिक्विड एक्सप्लोजिव से उस क्रीचर को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। उस माइन में कार्ल को वो क्रीचर दिखाई देता है, जिसे कि वो अकेले ही खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन वो क्रीचर कार्ल को जख्मी कर देता है और उसे बस मारने ही वाला होता है। और तभी जैक उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कार्ल को बचा लेता है। कार्ल जैक को थैंक यू कहता है, लेकिन तभी फिर से वो क्रीचर कार्ल के ऊपर अटैक कर देता है और उसके पैर को पकड़कर उसे उस माइन के अंदर खींचने लगता है। लेकिन जैक और मिकी उसे पकड़ लेते हैं और कार्ल उनका हाथ छोड़कर उस माइन के अंदर गिर जाता है और लिक्विड एक्सप्लोजिव से खुद को और उस क्रीचर को खत्म कर लेता है। और तभी जैक को उस क्रीचर का अंडा दिखाई देता है। अब तभी वहाँ पर और भी ढेर सारी क्रीचर आने लगते हैं, जो कि चींटियों के फॉर्म में उन दोनों को घेर लेते हैं। लेकिन जैक समझ जाता है कि उन अंडों के अंदर ही उन क्रीचर की जान बसती है और जैक उस अंडे के अंदर चाकू से हमला कर देता है और वो उन क्रीचर को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो दोनों उस माइन से सुरक्षित ही बाहर निकल जाते हैं और वो बाहर देखते हैं कि जॉन, जिसे कि उन्होंने ट्रक के अंदर बांधकर बाहर ही छोड़ा था, उसे भी उन क्रीचर ने खत्म कर दिया था। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मिग अकेले ही गाड़ी में जा रही है और उस गाड़ी के अंदर हमें एक अंडा दिखाई देता है, जिसे कि मिकी शहर ले जा रही है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो जरूर मिल जाए।